हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कलवर्ट क्या होता है। कलवर्ट एक ऐसा ब्रिज है जिसका स्पैन 6 मीटर से कम होता है। इसके लिए फाउंडेशन सबसे सूटेबल होती है स्प्रेड फाउंडेशन या फिर आइसोलेटेड फाउंडेशन। वेलोसिटी जो मैक्सिमम परमिटेड होती है इन कलवर्ट से वो होती है 1.5 मीटर पर सेकंड या फिर 150 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब कितने टाइप के कलवर्ट्स होते हैं, इससे एक एमसीक्यू जेकेएसएसबी जेईई में बना हुआ है। सबसे पहले होता है आर्च कलवर्ट, बॉक्स कलवर्ट, पाइप कलवर्ट, स्लैब कलवर्ट और स्कपर्स। अब सबसे पहले आ गया आर्च कलवर्ट। इसमें हमने एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसका सूटेबल स्पैन होता है 2 to 6 मीटर। ठीक है, 2 to 6 मीटर के लिए हम आर्च कलवर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह का आर्च कलवर्ट होगा जिसमें ऊपर पैरापेट वॉल होगी और उसके नीचे होंगे स्टोन मैसनरी यूज़ की होगी हमने। ठीक है, आर्च कलवर्ट में हम विंग वॉल, पैरापेट और एबटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कलवर्ट हमारे पास आ जाएगा बॉक्स कलवर्ट। इसमें क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होगा, उसके ऊपर पैरापेट होगी और सेंटर में एक पैसेज दिया होगा वाटर का। इसका जो ये बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा ये बनता किससे है, मैसनरी से, आरसीसी से या फिर स्टील से। इस कलवर्ट को इंडिया में कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें एक और हमने पॉइंट याद रखना है कि इसका टॉप से बॉटम जनरली 3 मीटर से कम होता है। ठीक है, हमने कलवर्ट्स की ये भी याद रखनी है कि कितना सूटेबल स्पैन होता है। तो बॉक्स कलवर्ट सूटेबल स्पैन होता है 1 मीटर to 4 मीटर। ठीक है, बॉक्स कलवर्ट के दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो हो गया बॉक्स या फिर जो बैरल होता है, बॉक्स वाली सेक्शन या फिर जिसको बैरल भी कहते हैं। सेकंड हो गया विंग वॉल जो स्प्लिट होती है 45 डिग्री में, और इसका काम क्या होता है कि जो इसके पीछे इम्पैक्टमेंट होती है उसको रिटेन करना और गाइड करना फ्लो को इन एंड आउट ऑफ बैरल। ठीक है, नेक्स्ट कलवर्ट की टाइप है पाइप कलवर्ट। जो जेकेएसएसबी जेईई में था उसमें काफ़ी बच्चों ने पाइप कलवर्ट किया था कि ये कलवर्ट की टाइप नहीं होती है, बट पाइप कलवर्ट एक टाइप है। उसमें एक ऑप्शन था थ्रू कलवर्ट, वो एक टाइप नहीं है कलवर्ट की। ठीक है, इस तरह से पाइप को प्लेस किया होगा जिसके ऊपर अर्थ का कुशन होगा, और इस पाइप का डाया हमेशा 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, और जो अर्थ का कुशन है इसकी मिनिमम थिकनेस होगी 45 सेंटीमीटर या फिर 450 mm। नेक्स्ट ये सूटेबल होता है स्मॉल स्ट्रीम्स के लिए, क्रॉसिंग के लिए, रोड्स की, रेलवेज़ की। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा पाइप प्रोवाइड की जाती है कलवर्ट में। ठीक है, और पाइप कलवर्ट को काफ़ी चीप माना जाता है, काफ़ी क्विकली हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर डिस्चार्ज हमारा 10 मीटर क्यूब पर सेकंड के आसपास होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कलवर्ट है हमारे पास स्लैब कलवर्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस तरह की एक पैरापेट होगा, उसके नीचे स्लैब प्रोवाइड की होगी जिसको सपोर्ट कर रही होगी मैसनरी की वॉल्स। ठीक है, दोनों साइड से। अब जो ये स्लैब है ये आरसीसी की भी हो सकती है और स्टोन की भी स्लैब हो सकती है। सपोर्ट करेगा इसको मैसनरी दोनों साइड पे। ठीक है, मैसनरी की वॉल्स होंगी। अब इसका सूटेबल स्पैन कितना होगा, इसको सूटेबल स्पैन होगा 2.5 मीटर। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें पैरापेट इस केस में 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कलवर्ट है हमारे पास कपर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस तरह की पहले पैरापेट होगी, उसके नीचे अर्थ का कुशन प्रोवाइड किया होगा, और उसके नीचे हम स्टोन्स को अरेंज करेंगे इस तरह से कि उसकी मतलब टॉप में विड्थ कम हो और बॉटम में जहाँ से वाटर ने पास होना है वहाँ पे बॉटम विड्थ कितनी हो जाएगी 90 से 100 सेंटीमीटर, और टॉप पे हम इसको घटा के 50 to 60 सेंटीमीटर तक ले आएंगे। ठीक है, अर्थ कुशन इसमें प्रोवाइड किया होता है 30 to 60 सेंटीमीटर। ये जनरली हम प्रोवाइड करते हैं अनइम्पॉर्टेंट रोड्स के लिए। ठीक है, और ये सबसे चीपेस्ट टाइप है कलवर्ट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ गई हमारे पास कॉजवे। ये क्या होते हैं, ये स्मॉल सबमर्सिबल ब्रिजेस होते हैं, मतलब कि फ्लड होगा तो हाईएस्ट फ्लड लेवल ब्रिज के लेवल से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, कॉजवे को और हम डिप भी कहते हैं। ठीक है, डिप कहते हैं। कॉजवे दो टाइप का होता है, लो लेवल कॉजवे और हाई लेवल कॉजवे। लो लेवल में इस तरह से रोड होगा। ठीक है, और ये होगा रिवर का लेवल, और जब फ्लड होगी तो लेवल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्लश कॉजवे भी कहते हैं, और ये अनइम्पॉर्टेंट रोड्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, ये हमने याद रखना है। हाई लेवल में ये इस तरह का ब्रिज है। ठीक है, इसमें इस तरह की ओपनिंग दी होगी, ये रिवर आ रही है, और ये ब्लैक शेडेड पोर्शन होगा रोड, येलो शेडेड पोर्शन पानी का है बताया मैंने। अब मैंने रेड से कन्वर्ट कर दिया, ये रेड जो क्रॉस हो रहा है ये है पानी। इसमें ओपनिंग्स होती हैं जिस तरह से हमने देखा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोड्स के लिए दिया जाता है। और एक और चीज़ हमने याद रखनी है कि टेम्प्रेरी ब्रिजेस 10 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं हम।
ठीक है। नेक्स्ट आ गया लोड्स ऑन ब्रिजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला लोड जो हम कंसीडर करते हैं ब्रिज डिज़ाइन में वो होता है डेड लोड। वो लोड जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट होगा। इसके काफ़ी फार्मूलाज होते हैं निकालने के। अनविन फार्मूला वो स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में भी यूज़ होता है, इसका एक अलग से फार्मूला। और भी 2-4 फार्मूलेज हैं, वो मैंने कंसीडर नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा हमने याद नहीं रखना है, वही रखना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेट कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू गामा, मतलब कि स्पेसिफिक वेट। मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कट के हमें किलो न्यूटन में आंसर दे देगा। लाइव लोड है क्लास ए, क्लास बी 70R, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वो लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आ गया इम्पैक्ट लोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी AJ में MCQ बनते हैं इम्पैक्ट लोड पे, ठीक है। इम्पैक्ट लोड क्या होता है, जब हमारी रोड सरफेस अनइवन है या फिर हमारी रेल अनइवन है, रेलवेज के केस में अनइवननेस होने के कारण एक जर्क आएगी जिससे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उस लोड को कहते हैं इम्पैक्ट लोड, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले याद रखना है इम्पैक्ट लोड के फार्मूलास याद रखने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रोडवेज के लिए अलग होगा और रेलवेज के लिए अलग होगा, रोड ब्रिजेस के लिए और रेल ब्रिजेस के लिए। रोड ब्रिजेस के लिए काफ़ी सारे फार्मूलास हैं, मैंने सिर्फ 2 ही कंसीडर किए हैं। एक तो IRC का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IRC के पहले हम करते थे रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। आज़ादी के पहले हम जो ब्रिजेस डिज़ाइन करते थे उसमें ये फैक्टर लेते थे। इसका फार्मूला होता है 80/90 + 1.64 L × N+1। L होगी लेंथ ऑफ ब्रिज, N होते हैं नंबर ऑफ स्पैन्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 0.7 तक हो सकती है। अब IRC ने अपनी क्लासिफिकेशंस दी हैं क्लास A और क्लास B। क्लास A 70R, ठीक है। क्लास A क्लास B में हम ट्रैक्ड व्हीकल को नहीं कंसीडर करते, सिर्फ व्हील्ड व्हीकल को करते थे। तो इसमें RCC और स्टील ब्रिजेस के लिए फार्मूला है A/B + L, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AE में काफ़ी MCQ आते हैं इसे। RCC के लिए A की वैल्यू हो जाएगी 4.5, B की हो जाएगी 6 और स्टील ब्रिजेस के लिए 9 और उसके लिए B के लिए 13.5। सो इम्पैक्ट फैक्टर से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ बढ़ेगी, इम्पैक्ट फैक्टर घटेगा। इस तरह से स्पैन बढ़ेगा और इम्पैक्ट फैक्टर अगर 3 मीटर स्पैन है तो क्या होगा, उससे पहले वैल्यू कांस्टेंट होगी और 45 मीटर होगा उसके बाद भी वैल्यू कांस्टेंट होगी। मतलब कि क्लास A या फिर क्लास B का स्पैन ब्रिज का 3 मीटर से कम है या 45 मीटर से ज़्यादा है तो कुछ वैल्यू कांस्टेंट होगी जो हमने याद रखनी है। स्पैन अगर लेस देन 3 है तो RCC ब्रिजेस के लिए 50% होगी 0.5 और 45 से ज़्यादा होगी RCC ब्रिजेस के लिए 0.088। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, MCQ बनता है इससे। स्टील ब्रिजेस के लिए 3 से कम मीटर का स्पैन है तो 0.545 मतलब कि 0.55 या फिर 55% भी बोल सकते हैं, ठीक है। और स्टील ब्रिजेस में 45 से ज़्यादा हो तो 0.154, ठीक है। ये हमने याद रखना है। इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्लास AA या फिर क्लास 70R के बारे में। अभी तक हमने इम्पैक्ट फैक्टर रोड के ब्रिजेस के लिए पढ़ा है, किसके लिए, IRC और ग्रेट ब्रिटेन और IRC की क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं क्लास A या फिर क्लास B के बारे में। अब IRC क्लास AA और 70R में 2 कंडीशंस होंगी, जब मेन गार्डर का स्पैन लेस होगा 9 मीटर से या फिर ज़्यादा होगा 9 मीटर से। इसमें भी 2 केस होंगे, एक होगा 9 मीटर से ज़्यादा का स्पैन है RCC ब्रिजेस का, एक होगा स्टील ब्रिजेस का। RCC में जब 9 मीटर से ज़्यादा स्पैन होगा ट्रैक्ड व्हीकल और व्हील्ड व्हीकल का अलग अलग होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है क्लास AA और 70R में ट्रैक्ड व्हीकल को भी हम कंसीडर करते हैं और व्हील्ड व्हीकल को भी करते हैं, इनकी लोडिंग भी हमने पढ़ी है, ठीक है। अगर अप टू 40 मीटर स्पैन होगा तो इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0.10 और अगर अप टू एंड अबव 45 है तो 0.088। ये हमने याद रखना है, RCC में 0.088 और स्टील में 0.154। व्हील्ड व्हीकल में अगर 12 मीटर तक का स्पैन है तो कांस्टेंट वैल्यू होगी इम्पैक्ट फैक्टर की 25%। ये काफ़ी बार AJ में आया हुआ है, ठीक है। और अगर 12 मीटर से 45 मीटर तक हो जाएगी तो वैल्यू वेरी करेगी 0.25 से 0.088। ये हमने याद रखना ही रखना है कि RCC में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 0.088, ठीक है। और 45 मीटर से ज़्यादा स्पैन होगा तो 0.088 ही होगी, कांस्टेंट आगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टील ब्रिजेस में अगर ट्रैक्ड व्हीकल है तो 0.1 या फिर 10% और व्हील्ड व्हीकल में 0.25% अप टू 23। ये हमारा RCC में अप टू 12 मीटर तक होता है, अप टू 12 मीटर तक 25 होता था, ठीक है। 25% या 0.25। इसमें 23 से 45 के बीच में हो जाएगा 0.23 से 0.154। मैक्सिमम वैल्यू स्टील की होती है 0.154, RCC की होती है 0.088, ठीक है। अब मेन गार्डर की स्पैन अगर लेस देन 9 मीटर है तो क्या हो जाएगा, इस केस में स्टील और RCC के लिए सेम फैक्टर होगा। अब इसमें भी ट्रैक्ड व्हीकल और व्हील्ड व्हीकल आएंगे। व्हील्ड व्हीकल का 0.25 होगा हर स्पैन के लिए और ट्रैक्ड व्हीकल का 0.25 होगा अप टू 5 मीटर स्पैन।
हमने देखा कि इसमें 9 मीटर से कम का स्पैन है, तो 5 मीटर से कम होगा तो 0.25 और 5 से 9 के बीच में होगा तो 0.1 से 0.25 के बीच में वैल्यू वेरी करेगी लीनियरली। ठीक है, अब हमने इम्पैक्ट फैक्टर रोड के लिए पढ़ लिया है। ठीक है, अब रेलवेज का पढ़ेंगे हम। रोड्स में भी दो टाइप का देखा हमने कि एक ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मूला था, एक आईआरसी का था। आईआरसी में भी दो टाइप का था, एक क्लास ए और क्लास 70R और क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए और क्लास बी का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे काफ़ी बार एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ ब्रिज के। क्लास ए क्लास बी में आरसीसी का स्पैन 3 मीटर से कम होगा तो 50%, 3 मीटर से कम का होगा स्टील का होगा ब्रिज तो 55%। ठीक है, क्लास ए और 70R में दो कंडीशन थी, एक में जब गार्डर का स्पैन 9 मीटर से ज़्यादा होगा, एक में 9 मीटर से कम होगा। 9 मीटर से ज़्यादा होगा तो उसमें भी दो केस हो जाएंगे, स्टील और आरसीसी। क्लास ए 70R में जब 9 मीटर से ज़्यादा का स्पैन है तो ये याद रखना है हमने, आरसीसी का व्हील्ड व्हीकल में 12 मीटर तक कांस्टेंट होगा 25%। ठीक है, बाकी ये अब हमारा एक बार रिवीजन कर लिया, जो अभी हमने फ्लो चार्ट बनाया है इसको आप एक बार 2-3 बार अच्छे से पढ़ लोगे, आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेलवेज़ का। रेलवे के ब्रिजेस के लिए भी काफ़ी फार्मूलाज है, मैंने सिर्फ इंडियन रेलवे के फार्मूलाज लिए हैं। मीटर गेज और ब्रॉड गेज में आई हो जाएगा 0.15 + 8/6 + L। रेलवे ब्रिजेस के केस में हम इम्पैक्ट फैक्टर को और कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ ऑगमेंट, ये इक्वल्स टू होता है जो स्मॉल आई, जो अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा इनटू x। ठीक है, और x एक फैक्टर है, इसका एक टेबल है वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि इतना याद नहीं रखना है हमको, और इससे गुप्ता एंड गुप्ता में MCQ है कि रेलवे का ब्रिज है उसका इम्पैक्ट फैक्टर निकालो। अगर नैरो गेज होगी तो उसका फार्मूला हो जाएगा 91.5/91. अब हमारा रोड या फिर रेलवे अगर कर्व में सिचुएटेड है तो वहाँ पे अब कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगी, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, जो कर्वेचर होगा उसके कारण कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। उसका फार्मूला क्या होता है, रोड के केस में हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू WV² 12.95 × R। दोनों में सेम होगा, बस फैक्टर के अलग अलग मतलब होंगे। सी से हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किलो न्यूटन में, डब्ल्यू हो गया लाइव लोड इन किलो न्यूटन, वी हो गया डिज़ाइन स्पीड इन kmph, आर से हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेलवेज में सी हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डब्ल्यू हो गया इक्विवेलेंट यूडीएल इन किलो न्यूटन पर मीटर, वी हो गया मैक्सिमम स्पीड इन kmph। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस लेवल पे एक्ट करिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.2 मीटर अबव कैरेज वे, रोड के केस में 1.2 मीटर और रेल के केस में ब्रॉड गेज में 1.8 मीटर अबव रेल और 1.45 मीटर अबव रेल इन मीटर गेज। ठीक है, हम सी के फार्मूला को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा WV².127R। इसमें W हो जाएगा किलो टन में और सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी टन्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्स आ गई लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। अब लॉन्गिट्यूडनल फोर्स को डिज़ाइन में कंसीडर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोड्स के हो या रेलवेज हो। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स डेवलप कैसे हो सकती है, एक तो होगा कि जो हम ब्रेक लगाते हैं उसके कारण भी ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, ब्रेकिंग इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट हो गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जो ऑफर होती है बेयरिंग को जब टेम्परेचर वेरिएशन होती है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर टू द मूवमेंट ऑफ द बेयरिंग ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द रोड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैक्टिव फोर्स जो हमारी होती है जब हम एक्सेलरेशन करते हैं ड्राइविंग व्हील को, जिससे गाड़ी या फिर लोकोमोटिव चलता है, उस एक्सेलरेशन की वजह से भी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स आ जाती है। लॉन्गिट्यूडनल फोर्स को हम एज्यूम करते हैं कि ये 1.5 मीटर अबव रोड लेवल एक्ट करता है। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी पढ़ा, वैसे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स का भी याद रखना है। नेक्स्ट आ गया अर्थ प्रेशर। अब अर्थ प्रेशर को हम कंसिडर करते हैं ब्रिज के उन कंपोनेंट्स के लिए जो अर्थ को रिटेन करते हैं, मतलब कि जो सॉइल मिट्टी को रिटेन करके रखते हैं, जैसे अबटमेंट हो गई। ठीक है, उनके लिए हम अर्थ प्रेशर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिजेस विच आर रिक्वायर्ड टू रिटेन अर्थ सच एज अबटमेंट शुड बी डिजाइंड फॉर सूटेबल अर्थ प्रेशर। ठीक है, अब अर्थ प्रेशर हम रोड्स में और रेलवेज में कौन कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं। रोड्स में हम यूज़ करते हैं कूलम्ब्स थ्योरी, उसमें थोड़ी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और रेलवेज के केस में हम करते हैं रैनकाइंस थ्योरी। इनके बारे में हम और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कोडल प्रोविजंस का होगा, उसमें इसमें P होता है गामा S²/2 × 1 - sin⁵/1 + sin⁵, और इसको मानते हैं कि एक्ट होता है 0.42H ना कि 0.33H, ये याद रखना है। नेक्स्ट आ गया बॉयंसी लोड। ये हम कंसिडर करते हैं जब हमारा ब्रिज किसी रिवर या फिर किसी और फ्लोइंग बॉडी के ऊपर होता है, जहाँ फ्लूइड होता है। आपको पता है फ्लूइड में सबमर्जेंस होंगी तो बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगी, तो जितनी ज़्यादा डेप्थ में पाइल होगी या पियर होगा वहाँ उतना लोड हमने कंसीडर करना है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ गया इरेक्शन लोड। ये इंड्यूस होता है हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की वजह से, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का यूज़ करके। नेक्स्ट आ गया सिस्मिक लोड्स, और हो गया टेम्परेचर वेरिएशन फोर्सेस। ठीक है, विंड लोड। अब हमने विंड लोड का थोड़ा एक आधी
एक तो हम कोडल प्रोविजंस में भी देखेंगे इसका थोड़ा, बट इसको हम मानते हैं कि ये कितने लेवल पे एक्ट करता है, 1.5 मीटर अबव रोडवे, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास बेयरिंग्स। बेयरिंग्स क्या होती हैं? ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो हम ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए रखते हैं कि कोई भी वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन आ रही है, कोई वाइब्रेशंस आ रही हैं लोड की वजह से, या कुछ भी किसी भी कारण की वाइब्रेशन आ रही है और मूवमेंट चाहिए, वहाँ पे हम बेयरिंग्स का यूज़ करेंगे कि वो मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, ब्रिज को। अगर रिजिड ब्रिज डिज़ाइन करेंगे तो उसके कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेयरिंग्स दो टाइप की हो सकती हैं, फिक्स्ड बेयरिंग और फ्री बेयरिंग। फ्री बेयरिंग में क्या होगा कि ये फ्री टू स्लाइड होती है, मतलब कि ये मूव कर सकती है और ये रोटेशन को भी अलाउड करती है, तो मतलब कि अलाउस लॉन्गिट्यूडन एंड रोटेशन। नेक्स्ट आ गई फिक्स्ड बेयरिंग। ये फिक्स होती है अपनी पोजीशन पे, ये स्लाइड या मूव नहीं कर सकती है, हाँ, पर ये रोटेशन अलाउ करती है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप की बेयरिंग आ गई सीमेंट मोटार पैड, ठीक है। इसमें 1:1 का मोटार यूज़ होता है, 30 mm इसकी थिकनेस होती है। चीपेस्ट टाइप है फिक्स्ड बेयरिंग की, और ये उन रोड्स के लिए यूज़ होता है जहाँ पे कम स्पैन होता है, जिन रोड ब्रिजेस का, ठीक है। और जैसे ये गार्डर मैंने शो किया, ये ब्लैक बेयरिंग है, ठीक है, सीमेंट मोटार की। सो इसकी विड्थ इक्वल टू गार्डर होती है, जितना गार्डर होगा उतनी ही विड्थ होगी उसकी, ठीक है। और इस बेयरिंग की ब्रेड्थ इतनी होगी कि उसमें जो प्रेशर है वो 18 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गई नकल बेयरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरह की बेयरिंग होगी, फिक्स होगी अपनी पोजीशन पे, ठीक है, पर ये रोटेशन अलाउ करेगी, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनली ये अलाउ नहीं करेगी बट रोटेशन अलाउ करेगी, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें जो ये बॉटम ऑफ टॉप शू एंड टॉप ऑफ बॉटम शू, ये दोनों सेमी सर्कुलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गई रॉकर बेयरिंग। रॉकर बेयरिंग हमारे 20 मीटर से ज़्यादा के स्पैन्स के लिए यूज़ होती है। इस रॉकर बेयरिंग में एंगुलर मूवमेंट अलाउ होती है पर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अलाउ नहीं होती है। अब इसी का बाई जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को अलाउ करते हैं वो होता है रॉकर एंड रोलर बेयरिंग, ठीक है। इसमें नीचे रोलर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से स्लाइड भी कर सकता है, और सेंटर में रॉकर होता है जिसकी वजह से रोटेशन भी होती है। सो इसमें दोनों लॉन्गिट्यूडनल और एंगुलर मूवमेंट अलाउ होती है, और ये 15 मीटर से ज़्यादा के स्पैन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गई रबर बेयरिंग। इसमें क्या होता है कि रबर की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जिनके बीच में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं स्टील प्लेट्स की या फिर वायर मैश की, हर एक लेयर के बाद, और हम मिनिमम कवर 5 mm का मेंटेन करके रखते हैं एजिस पे, ठीक है। अब इसी की एक रबर की टाइप है सिंथेटिक टाइप, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूप्रीन। आजकल यही यूज़ होती है, ठीक है, मोस्ट सूटेबल होती है। सो न्यूप्रीन बेयरिंग्स परमिट्स ए स्मूथ एंड यूनिफॉर्म ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम द बीम टू द सबस्ट्रक्चर एंड अलाउस बीम रोटेशन एट द बेयरिंग ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। मतलब कि ये रोटेशन अलाउ करेगा, ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को भी अलाउ करता है जो थर्मल फोर्सेस की वजह से क्रिएट होती हैं। ये इस तरह का पैड होता है, उसके या न्यूप्रीन पैड होगा, इसके ऊपर गार्डर होगा, और ये उनकी लॉन्गिट्यूडनल और रोटेशनल मूवमेंट को परमिट करेगा, ठीक है। इसको और इलास्टोमेट्रिक बेयरिंग भी कहते हैं। सो इससे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बेयरिंग इनमें से कौन सी बेयरिंग की टाइप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्लाइडिंग बेयरिंग। इसमें मेन गार्डर होगा, उसके नीचे सोल प्लेट होगी और उसके ऊपर बेड प्लेट होगी या बेस प्लेट होगी, और ये स्लाइडिंग अलाउ करेगी। एक होती है सोल प्लेट विद कर्व्ड बेड प्लेट। इसमें इस तरह का मेन गार्डर होगा, उसके नीचे सोल प्लेट होगी और नीचे बेड प्लेट कर्व्ड में होगी, ठीक है। और हमने देखा कि जो तार होता है उसका तार पेपर की बेयरिंग बना के भी हम 7 मीटर के स्पैन तक उसको यूज़ कर सकते हैं, वो वाइब्रेशंस वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है उस स्पैन तक, 7 मीटर के स्पैन तक, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अब हम कोडल प्रोविजंस देख लेंगे, दो जो मेन कोड हैं IRC 5, 6, ठीक है, लोड्स वगैरह का, और जो 5 में कोडल प्रोविजंस होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने से जितनी हेल्प हो सके